नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री में पाषाण काल के अंतर्गत मध्य पाषाण काल के विषय में विशेष रूप से अध्ययन किया था और मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने मध्य पाषाण काल के मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार और उनके द्वारा किए जाने वाले कृषि, पशुपालन और उनके द्वारा महत्वपूर्ण जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी, इन सब के विषय में बहुत ही विशेष रूप से वर्णन हमने किया था और आशा किए थे कि आप लोगों को इन सब के विषय में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम आपसे मध्य पाषाण काल के अंतर्गत ही मध्य पाषाण कालीन स्थल के विषय में पढ़ेंगे कि मध्य पाषाण काल में भारत में आदि मानव किस-किस स्थान पर रहते थे और वहाँ से हमें किस प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हैं, उन सब के विषय में हम महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मध्य पाषाण काल जो है जिसे हम मेसोलिथिक एज या माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक मैंने आपको बताया था, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो जिस काल में आदि मानव छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग किया करते थे, उस काल का नाम क्या रख दिया गया? माइक्रोलिथिक एज। एज का मतलब काल, इसीलिए मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज या माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल का जो कालखंड है, हमने बताया था 10,000 ईसा पूर्व से कब तक का? 6,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और यहाँ पर अब हम विशेष रूप से वर्णन करेंगे आदि मानव जो है किस स्थान पर भारत में कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए और यूपीएससी के एग्जाम में ये इनसे क्वेश्चन पुट अप किया गया है। तो पहला था मध्य गंगा घाटी। मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गंगा नदी के मध्य में जो पूरा स्थल हमें मध्य पाषाण काल या पाषाण कालीन सभ्यता के पूरा स्थल हमें जो प्राप्त हुए गंगा घाटी के मध्य में, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? मध्य गंगा घाटी। या उसी का नाम दूसरे स्थल के रूप में बेलन घाटी भी कहा जाता है। मध्य गंगा घाटी को किस नाम से जाना जाता है? बेलन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर इसके अंतर्गत 3 मध्य गंगा घाटी में विशेष रूप से एक आपका सराय नाहर राय। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक स्थान है, जहाँ से मध्य पाषाण कालीन आदि मानव के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खुदाई से। दूसरा है चौपानी मांडो। कौन सा है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो है वो इलाहाबाद, प्रयागराज, यूपी में है। वहाँ से भी मध्य गंगा घाटी या बेलन घाटी के अंतर्गत मध्य पाषाण कालीन आदि मानव के पुरा स्थल हमें प्राप्त हैं, साक्ष्य प्राप्त हैं। तीसरा है महदहा। महदहा जो है मिर्जापुर, महदहा कहाँ पर? महदहा मिर्जापुर यूपी में है। यहाँ से भी मध्य पाषाण कालीन आदि मानव के पूरा साक्ष्य प्राप्त हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सराय नाहर राय है, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से आदि मानव जो थे वो पत्थर के औजार प्रयोग किया करते थे, उनके साक्ष्य प्राप्त हैं। और आदि मानव के द्वारा हड्डियों के उपकरण मिले हैं। आदि मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हड्डियों के उपकरण के भी हमें साक्ष्य कहाँ से? सराय नाहर राय प्रतापगढ़ से प्राप्त है। तो सराय नाहर राय प्रतापगढ़ से हमें कौन-कौन सी चीजें प्राप्त है? पहला क्या बताया? यहाँ के पत्थर के औजार तथा हड्डियों के उपकरण मिले हैं। यहाँ से हमें क्या-क्या मिले हैं? पत्थर के औजार और हड्डियों के उपकरण प्राप्त हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय से। दूसरा, इस समय के यहाँ के जो आदि मानव थे, वो जो है अस्थाई आवास बनाकर रहते थे। और कैसे? घास-फूस के घर। तो यहाँ के आदि मानव मध्य पाषाण कालीन आदि मानव सराय नाहर राय स्थल के आदि मानव जो थे, वो घास-फूस के आवास बनाकर रहते थे। परंतु कहीं-कहीं पर इनके द्वारा
पत्थर के फर्श बनाने की भी कोशिश की गई थी, उसके भी साक्ष्य हमें सराय नाहर राय से प्राप्त है। तीसरा, जब खुदाई हुई तो खुदाई से घरों के चारों तरफ खंबे के निशान प्राप्त हैं। तो मध्य पाषाण कालीन जो आदिमानव थे, सराय नाहर राय स्थान से, पूरा स्थल से जो साक्ष्य प्राप्त हैं, वहां से जो खुदाई प्राप्त हुआ तो वहां के जो मानव थे, वहां के मानव जो घर बनाए थे, तो उसके चारों ओर से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हैं? खंबे के साक्ष्य प्राप्त हैं। और आवास के साथ साथ आदि मानव जो थे, आवास के साथ साथ उनके पंक्ति में समाधान भी प्राप्त है। आदि मानव के जो आवास तो थे, आवास के साथ साथ वहां से महादहा सराय नाहर राय से उनके समाधान के साक्ष्य प्राप्त है। और पंक्ति में 3 पंक्तियों में समाधान के साक्ष्य प्राप्त है। तो समाधान का मतलब होता है दफनाना। तो आदि मानव को जो दफनाया गया था, उनको पंक्ति में दफनाया गया, 3 पंक्तियों में। यहाँ पर हमने आपको लिखा है, तो पंक्ति में तीन समाधान प्राप्त हैं। तो मध्य पाषाण काल से 3 चीजें, महत्वपूर्ण चीजें क्या बताया? पहला, यहाँ पे आदि मानव पत्थर के औजार, तथा दूसरी चीज क्या है कि यहाँ से घास फूस के भी जो है इनके आवास हुआ करते थे। और यहाँ के आदि मानव हड्डियों के उपकरण भी प्रयोग किया करते थे। और खुदाई से घरों के चारों तरफ क्या प्राप्त है? खंभे प्राप्त हैं। आवास के साथ साथ आदि मानव पंक्ति में, आदि मानव के पंक्ति में 3 समाधान भी हमें प्राप्त है। कहां से? सराय नाहर राय से। अब हम बात करते हैं चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहाँ है? इलाहाबाद, यूपी, अर्थात प्रयागराज, जिसका नाम वर्तमान समय में क्या है? प्रयागराज है। वहां से भी आदि मानव के अस्थाई जीवन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अस्थाई जीवन का मतलब आदि मानव अस्थाई रूप से निवास करते थे, घर बना के निवास करते थे, अर्थात यायावर की तरह, बंजारे की तरह जीवन यापन नहीं किया करते थे। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत चौपानी मांडो पुरा स्थल जो इलाहाबाद में है, वहां के आदि मानव भी अस्थाई आवास बनाकर रहते थे। इसके साक्ष्य चौपानी मांडो प्रयागराज से प्राप्त है। और यहाँ के भी आदि मानव जो है झोपड़ी के रूप में घर बनाते थे, अर्थात यहाँ के आदि मानव का जो आवास था वो कैसा था? झोपड़ी। गांव में आप देखते होंगे कहीं कहीं पर जो गरीब या निर्धन वर्ग के लोग होते हैं, उनके घर जो है झोपड़ी अर्थात घास फूस के बने होते हैं। तो सराय नाहर राय के आदि मानव के भी घर घास फूस के ही बने होते थे। और चौपानी मांडो प्रयागराज के आदि मानव के भी जो घर जो थे वो झोपड़ी अर्थात घास फूस के ही बने थे। और यहाँ से खुदाई से जो उत्खनन, उत्खनन का मतलब खुदाई, यहाँ से खुदाई से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो साक्ष्य हैं चूल्हा। आदि मानव चूल्हे का प्रयोग किया करते थे। चकिया, चकिया का मतलब होता है जात, एक चक्की के टाइप। जैसे आप अगर कबीर दास का एक महत्वपूर्ण समाज के लोगों को के ऊपर व्यंग किया है, कहा था कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चकिया को न पूजे जिस जाका पीसा खाए। अर्थात तो वहां पर जांत की बात किया है। चकिया वही है, चकिया जिसमें गेहूं या कोई चीज जौ या पीसा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? चकिया। चकिया से आप लोग परिचित होंगे, गांव या घर में पुराने घर जो हैं वहां पर आपको प्राप्त होंगे। तो चकिया के प्राप्त हैं वो औजार। और तीसरा है मूसल, मूसल भी प्राप्त है। ओखली में मूसल, मूसल से क्या प्राप्त है? धान, धान ना। तो वर्तमान प्राचीन का आदि काल, आदि मानव जो हुआ करते थे, मूसल से धान कूटते थे, खोते थे ओखली में। तो मूसल के प्राप्त, मूसल के साक्ष्य प्राप्त हैं। और दूसरा क्या है? चकिया और चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं? चौपानी मांडो इलाहाबाद से। अब यहाँ से विश्व में प्राचीनतम, पूरे विश्व में प्राचीनतम मृद भांड अगर प्राप्त है तो कहाँ से? चौपानी मांडो। मृद, मिट्टी, भांड, बर्तन। तो विश्व में प्राचीनतम मिट्टी के बर्तन के जो साक्ष्य प्राप्त हैं वो किसके अंतर्गत? बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो के अंतर्गत प्राप्त है, जो कहाँ पर? प्रयागराज में है। तो विश्व में प्राचीनतम, विश्व में प्राचीनतम किस चीज के साक्ष्य? मृदभांड के। विश्व में प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य बेलन घाटी के अंतर्गत चौपानी मांडो पुरा स्थल से जो है प्राप्त है। सबसे ज्यादा पुराना मृदभांड अगर प्राप्त है तो कहाँ से प्राप्त है? चौपानी मांडो प्रयागराज से।
अब हम बात कर लेते हैं महदहा। महदहा, महदहा कहाँ है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। महदहा कहाँ पर है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त महत्वपूर्ण जो साक्ष्य प्राप्त है वो पशुओं के बूचड़ खाने, अर्थात आदि मानव जो हुआ करते थे वहां बूचड़ खाना खोले थे। बूचड़ खाना का मतलब जहां पर पशुओं को काटा जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? बूचड़ खाना। तो महदहा मिर्जापुर से क्या प्राप्त है? बूचड़ खाने का साक्ष्य प्राप्त है और गोबर रखने के भी साक्ष्य प्राप्त है, अर्थात मानव गोबर को एकत्रित किया करते थे, क्योंकि चूल्हे का प्रयोग करेंगे तो गोबर का प्रयोग आज के समय में भी कंडी उपली का प्रयोग गांव के लोग करते हैं। तो वही यहाँ पे गोबर रखने के साक्ष्य भी प्राप्त है। कहाँ पर? महदहा मिर्जापुर से। और यहाँ के भी आदि मानव कैसे निवास करते थे? अस्थाई निवास करते थे। और अस्थाई निवास के साथ साथ यहाँ से समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त हैं। और कैसे समाधान प्राप्त हैं? जुड़वा समाधान। जुड़वा का मतलब पेयर में, किसी को साथ साथ में, युग्म समाधान जिसे कहते हैं। युग्म मतलब जोड़े से किसी को दफनाया जाना, उसी को क्या कहते हैं? युग्म समाधान या जुड़वा समाधान। अर्थात आदि मानव को एक जोड़े से जो है युग्म में जो है क्या किया गया है? दफनाया गया है, तो उसी को बोलेंगे जुड़वा समाधान। तो जुड़वा समाधान कहाँ से प्राप्त है? महदहा पुरास्थल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। और ये तीन, एक पंक्ति में तीन समाधान कहाँ से प्राप्त हैं? तो हमने आपको कहाँ से बताया था? एक पंक्ति में तीन समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? तो ये आप देख सकते हैं कहाँ पर? सराय नाहरराय प्रतापगढ़ से। और मानव इस समय यहाँ चौपान मांडो से महत्वपूर्ण पूरा स्थल क्या प्राप्त है? चौपान मांडो से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ से आदि मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मृदभांड सबसे प्राचीनतम मृदभांड है पूरे विश्व में। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसके विषय में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। फिलहाल फिर से एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं जिससे एक बार रिमाइंड हो जाए और अच्छे से लर्न हो जाए। तो पहली बात यह है कि पशुपालन का जो प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त है, जब हम इसके पहले की क्लास अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमने चर्चा किया है। तो पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आदमगढ़, कहाँ पर? मध्य प्रदेश से। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागौर राजस्थान से प्राप्त है। तो पशुपालन के सबसे, भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से। और लोहंदा, लोहंदा एक पुरा स्थल है, कहाँ पर? बेलन घाटी इलाहाबाद के अंतर्गत। लोहंदा पुरा स्थल से हड्डी की बनी मूर्ति, लोहंदा पुरा स्थल से हड्डी की बनी, जिसे लोहंदा नाला भी हमने बताया था। लोहंदा बेलन घाटी के अंतर्गत इलाहाबाद प्रयागराज में जो है हड्डी या अस्थि की बनी मूर्ति मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त है, जो किससे संबंधित है? उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। तो लोहंदा नाला, बेलन घाटी, प्रयागराज से हड्डी अर्थात अस्थि, अस्थि की बनी मूर्ति है ना, मात्र देवी की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त है? लोहंदा नाला से। और जो है किस काल से संबंधित है? तो उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। हमने आपको बताया था भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1863 में। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1863 में, 1863 में। और किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में, 1863 में किया था। और किससे किया था? तो पल्लवरम, पल्लवरम जो है कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु के अंतर्गत पल्लवरम एक पुरा स्थल है, वहां से हस्त कुठार प्राप्त हुआ था। तो सबसे प्राचीनतम जो पूरा भारत में प्राप्त पहला जो मानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला औजार है वो कहाँ से प्राप्त है? तो कहाँ से? पल्लवरम चेन्नई से प्राप्त है। और खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और कब? 1863 में। हथनौरा, हथनौरा जो है नर्मदा घाटी, हथनौरा नर्मदा घाटी से हमें मानव की खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त है। कहाँ से? हथनौरा
नर्मदा घाटी कहाँ पर? मध्य प्रदेश। हथनौरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से मानव की खोपड़ी के क्या प्राप्त हैं? जीवाश्म प्राप्त हैं, जो भारत में सबसे प्राचीनतम जो है साक्ष्य हैं, जो भारत में सबसे प्राचीनतम जीवाश्म के साक्ष्य हैं। और किस काल के अंतर्गत ये माना जाता है? मध्यपुरा पाषाण काल के अंतर्गत। तो मानव की खोपड़ी जो प्राप्त है वो किस काल के अंतर्गत माना जाता है? मध्यपुरा पाषाण काल के अंतर्गत माना जाता है। और हमने आपको बताया था कि इस जीवाश्म, इस खोपड़ी की खोज किसने किया था? अरुण ढोलकिया नामक भू वैज्ञानिक ने किया था। और जिस समय इस खोपड़ी की खोज हुई थी, अर्थात उत्खनन करके निकाला गया था, उस समय इसका संबंध होमो इरेक्टस से रखा गया था। किससे? होमो इरेक्टस से। परंतु वर्तमान समय में इसका संबंध आद्य होमो सैपियंस से रखा गया है। वर्तमान में इस खोपड़ी का संबंध जो हथनौरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त है, जिसे अरुण ढोलकिया नामक व्यक्ति ने खोज किया था, उत्खनन किया था, वह जो है मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। और ये प्रारंभ में होमो इरेक्टस के अंतर्गत इस खोपड़ी को माना जाता था, आदि मानव को, परंतु वर्तमान समय में इसे आद्य होमो सैपियंस के अंतर्गत रखा गया है। तो आशा करते हैं आपको मध्य पाषाण काल बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। और इस तरीके से मध्य पाषाण काल पूरी तरीके से संपन्न हो गया। अब हम आपसे नया वीडियो लेके आएंगे नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज के बारे में हम वर्णन करेंगे विशेष रूप से। तो आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसको लाइक जरूर करिए, और आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे नए वीडियो का। धन्यवाद। कीप